तो बात ये आ जाती है कि हम लीज पेमेंट्स में जब कोई रिवीजन होगा, कोई मॉडिफिकेशन होता है या लीज टर्म में बदलाव आता है, तो क्या हम अलग डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे या वही डिस्काउंट रेट यूज़ कर सकते हैं जो हमने इनिशियल मेजरमेंट पे यूज़ किया था? तो इसका जवाब ये है कि हमें रिवाइज डिस्काउंट रेट लेना होगा जब भी कोई लीज टर्म में चेंज आता है, जब भी कोई लीज मॉडिफिकेशन हम करेंगे या कोई भी असेसमेंट की वजह से चेंज आता है कि जिसकी वजह से हमें अपनी लीज पेमेंट्स में बदलाव लाना है, जो हो सकता है किसी बार्गेन परचेज ऑप्शन की वजह से, या हमने पहले सोचा था कि लीज टर्म एक्सटेंड नहीं होगी, अब ये रीजनेबली सर्टेन हो गया है कि लीज टर्म एक्सटेंड होगी। तो जो भी हमारा पहले का असेसमेंट था, अगर उसमें कोई बदलाव आता है, इस वजह से भी हमें रिवाइज डिस्काउंट रेट लेने पड़ते हैं। तो ध्यान रखना, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे हमें रिवाइज डिस्काउंट रेट लेना होगा जब भी कोई बदलाव आएगा लीज टर्म में, लीज असेसमेंट की वजह से या लीज मॉडिफिकेशन में। हम रिवाइज डिस्काउंट रेट पे फ्यूचर की लीज पेमेंट्स को दोबारा से डिस्काउंट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिवीजन के दिन क्या लीज लायबिलिटी है, उसका इम्पैक्ट आरओयू एसेट पे भी हो सकता है, और ये कैसे अकाउंटिंग होती है इसकी, ये हम लीज मॉडिफिकेशन में समझेंगे कि इंक्रीज या डिक्रीज इन स्कोप है, इंक्रीज या डिक्रीज इन लीज टर्म है, किन वजह से मॉडिफिकेशन हुआ है, ये मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कैसे होती है। इसके लिए हम अलग से लीज मॉडिफिकेशन में समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होती है। वैसे सिर्फ एक लाइन में अगर बताऊं तो अगर कोई भी इंक्रीज इन स्कोप है उसका इंपैक्ट लीज लायबिलिटी पे पड़ेगा और आरओयू एसेट पे पड़ेगा। अगर डिक्रीज इन स्कोप है तो उसका इंपैक्ट पीएनएल पे भी पड़ सकता है। तो लेसीज के केस में हम डिस्काउंट रेट रिवाइज करेंगे, बट लेसर्स के केस में कोई रिवीजन नहीं होगा डिस्काउंट रेट में, क्योंकि लेसर अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, वो ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग कर रहा है। ये असेसमेंट तो हमारे एंड पे हम कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हम बढ़ाएंगे, हमें लगता है कि एक्सटेंड होगा, नहीं होगा, तो हम ये रिवीजन लेसी अकाउंटिंग के यहाँ कर रहे हैं।